मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। सभी लोग कमर गर्दन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृताः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथों को रफ कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। चलिए चलिए रिपीट कर दीजिए स्वाति जी थोड़ा सा ना, जो हमने कल डिस्कस किया था। सभी लोग पहले से हैं या कुछ लोगों की आज फर्स्ट क्लास है? सभी लोग पहले दिन से हैं फर्स्ट क्लास से? जी मैम। चलिए आप बता दीजिए थोड़ा थोड़ा सा ना, फिर भी जब हमने जो भी कल हमने डिस्कस किया। मैम हमने कल पोषण का तत्व पढ़ा था और ईंधन तत्व और प्राणीजन का भोजन, रासायनिक भोजन और खनिज लवण के विषय में। मतलब कि आहार जो हम लेते हैं इसकी हमें नीड क्यों होती है और इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारे शरीर में की वृद्धि और विकास होता है ना? यही सब पढ़ा था ना हमने, है ना? जी मैम। कंपोनेंट्स होते हैं जैसे जो हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट के बारे में, विटामिन्स के बारे में, है ना? चलिए अब हमारा ये आज का टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे, फंक्शन, भोजन के कार्य क्या होते हैं, है ना? जिसमें हम मुख्यतः 3 मैम कार्य कल बताए गए। हम पोषण में आधारित ही पढ़े थे, बस उतना ही। नहीं भोजन के कार्य पढ़े थे कल। हाँ, भोजन के कार्य पेज नंबर 11। यस मैम। है जी ना? मैम। 3 जैसे कार्य है ना, 3 फंक्शन है इसमें से। मैंने फर्स्ट आपको हाँ। डिस्कस किया था, पहले के जी। बारे में आपको बताया था, है ना? जी। मनोवैज्ञानिक आज पढ़ा है आज। हाँ जी हाँ, आगे जो लास्ट 2 हैं, एक सामाजिक सामाजिक कार्य और एक मनोवैज्ञानिक कार्य, मनोवैज्ञानिक। इसको डिस्कस जी। करेंगे, ठीक है? जी। शारीरिक क्रियात्मक कार्य यानी कि जो हमें अपनी दिनचर्या के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, वृद्धि विकास की, ये शारीरिक फंक्शंस में आता है। अब है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य में क्या योगदान है हमारे भोजन का, ठीक है? अब इसको स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12 है मेरे पास ये, ठीक है? ओके। चलिए, सामाजिक में ऐसा सोसाइटी में क्या महत्वपूर्ण, कैसे महत्वपूर्ण होता है फूड, ठीक है? उसको डिस्कस करते हैं।
भोजन हमारे सामाजिक संबंधों को बनाता है ना, वह उनमें घनिष्ठता उत्पन्न करता है। लगभग सभी सामाजिक कार्य भोजन के साथ ही संपन्न होते हैं, है ना। मतलब हमारे आपसी संबंधों को से इस लाइन का अर्थ होता है, जैसे आप लोग गेट टुगेदर करते हैं, है ना, या फिर आप कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो वो आपको क्या पूछते हैं, आप जब पहले से किसी को बता के जाते हैं कि आज हम आपके घर आएंगे, है ना, तो वो आपके लिए पहले से ही एक अच्छा, यदि आप उसके यहाँ लंच के टाइम जाते हैं तो वो लंच रेडी करके रखते हैं, यदि आप डिनर के टाइम जाते हैं तो वो डिनर को रेडी करके रखते हैं, है ना। मतलब वो स्पेशल आपको महसूस कराते हैं कि आप स्पेशल है, आप अतिथि है हमारे। यानी कि कहीं ना कहीं जो आहार है वो हमारे आपसी संबंधों को भी बनाता है ना। देखो कितना बड़ा रोल है, कभी सोचा भी नहीं होगा, आज पढ़ा है तो सामने आया है कि एक आहार का कितना बड़ा रोल है ना। आप किसी के यहाँ जाए और आपको वो खाना भी ना पूछे, वो आपसे पानी भी ना पूछे, तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा ना। आप फील करेंगे कि जब ये हमारे यहाँ आते हैं तो हम इतने अच्छे से इनको ट्रीट करते हैं, इनकी मनपसंद चॉइस के खाना बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, और आज हम इनके यहाँ आए हैं तो इन्होंने खाने के लिए भी नहीं पूछा, हमें चाय नहीं पूछी, हमें पानी नहीं पूछा। 10 तरह की बातें हमारे ब्रेन में आती है। तो आहार का सामाजिक में, सोसाइटी में इतनी वैल्यू है कि ये हमारे संबंधों को बढ़ाता है, घनिष्ठ बनाता है हमारे संबंधों को, है ना। जब आप किसी के यहाँ जाएंगे या फिर कोई आप स्पेशल, आपको कई बार कुछ लोग स्पेशली इनवाइट करते हैं कि आपका डिनर हमारे यहाँ है, आपका लंच हमारे यहाँ है, तो ये सब किसका कारण हुआ, ये सब भोजन से आपका आपसी संबंध भी बनता है। एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी। है ना। लगभग सभी सामाजिक कार्य भोजन के साथ संपन्न होते हैं। आप देखो, जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, बेबी कोई बोर्न होता है घर में, तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। जैसे जिस दिन उसका जन्म होता है तभी से क्या होता है, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाती है। आप मिठाइयाँ बांटते हैं, जो आपसे बच्चे को देखने आते हैं, आपसे मिलने आते हैं, बच्चे का हाल जानने आते हैं, तो आप उनको कैसे क्या ट्रीट क्या देते हैं, सबसे पहले आप उनको मिठाई खिलाते हैं, है ना। आप खुश होते हैं और अपनी खुशी को, मतलब एक तरह से खुशी को बांटने का भी, एक दूसरे के साथ बांटने का भी काम क्या करता है, भोजन करता है ना। अब आहार कब से शुरू हो जाता है, बेबी जब बोर्न हुआ, यानी कि जन्म से ही शुरू हो जाता है, मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो जाती है। और जब विवाह होता है ना, ये संस्कार होते हैं, जैसे जन्म के टाइम, विवाह के टाइम, फिर मुंडन, नामकरण, बच्चा साल का हो जाता है तो जन्मदिन सेलिब्रेट होते हैं। और इन सब में किसका रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है, भोजन का, है भोजन। ना। क्लियर हुआ कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में भोजन का। यानी कि हमारे शरीर के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन हमारे आपसी संबंधों को भी घनिष्ठ बनाता है, आपस में प्रेम हमारा बढ़ाता है एकमात्र भोजन। दुख के अवसरों, यानी कि शोक के अवसरों पर भी भोजन महत्वपूर्ण होता है। दुख के समय भी आप यदि किसी के यहाँ दुख भी प्रकट करने जाते हैं, उनका दुख बांटने जाते हैं, तब भी वहां आपको भोजन खिलाया जाता है ना। बीमार व्यक्तियों से मिलने जाते समय अपनी भावनाओं का प्रदर्शन हम फल देकर करते हैं। जब आपका कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड, आपके नोन कोई जानने वाले जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, है ना, तब भी आप क्या करते हैं,
आप मतलब अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर उस पेशेंट के लिए क्या हेल्दी चीज है, आप ये डिसाइड करके उनके लिए लेकर जाते हैं। फ्रूट्स लेकर जाएंगे, है ना, किसी बुजुर्ग से मिलने जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले जाएंगे, मतलब आप मन में आपके ऐसा आएगा, एकदम से ऐसे भाव आएंगे कि इस टाइम ये चीज उसके लिए बेटर होगी, आप वो ही लेंगे और वो ही परचेज करके मिलने जाएंगे उनसे, है ना। यानी कि आपकी जो भावनाएं हैं वो झलकती है उस फ्रूट से, उस फल के माध्यम से। शुभ सूचनाओं को सुनाने के साथ खुशी दर्शाने के लिए भी, है ना, मिठाई भेंट की जाती है। अगर आप किसी को शुभ सूचना देने जाते हैं, इनविटेशन देने जाते हैं किसी की शादी का, ब्याह का, तब भी किसके साथ शुरुआत करते हैं? मिठाई के साथ आप अपनी शुरुआत करते हैं। इस तरह से सुख दुख के सभी सामाजिक अवसरों पर भोजन महत्वपूर्ण होता है। क्लियर होगा आई होप, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारी भावनाओं जैसे प्यार, सुरक्षा की भावना आदि की भी संतुष्टि होती है। माँ जब अपने बच्चे के लिए उसकी पसंद का भोजन बनाती है तो यह उसका अपने बच्चे के प्रति प्यार और लगाव को दर्शाता है ना। आपने देखा होगा जब जो मदर होती है ना, वो क्या खाना बनाती है ना। जब सपोज करो आप एक मदर है ना, एक मदर की जगह लेके देखिए और आज आपने अपने बच्चे को डांट दिया, है ना। जब एक जो माँ होती है जब अपने बच्चे को डांटती है तो उसको दुख होता है, बुरा लगता है कि मैंने अपने बच्चे को डांट दिया, लेकिन तब वो उसको कैसे खुश करने की इच्छा करती है? आज बच्चा स्कूल से आएगा तो उसे उसका फेवरेट फूड बना के खिलाऊंगी ताकि मेरा बच्चा खुश हो जाए, है ना। तो ऐसे भी कार्य करता है आपका बच्चे के प्रति प्यार, ऐसे भी झलकता है, ऐसे दिखाता है वो आपको कि आप अपने बच्चे को क्या करेंगे, आज उसके बच्चे का आप अपने फेवरेट कुछ भी जो उसको पसंद है वो आप उसको बना के खिलाएंगे ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर सके। आज मैंने सुबह बच्चे को डांट दिया था, मार दिया था, गुस्सा किया उसके ऊपर स्कूल जाने से पहले, पता नहीं दिन भर कैसे रहा होगा, कुछ खाया होगा पिया होगा नहीं, 10 बातें आपके मन में आती है और आप फाइनली डिसाइड करते हैं ठीक है आज लंच में उसी का फेवरेट खाना बनेगा या फिर डिनर में आप उसी का फेवरेट भोजन बनाने की सोचते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जैसे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, फैमिलीज होती है, किसी की आपस में झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, तब भी आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा बना के खिलाने की कोशिश करते हैं ताकि सब नॉर्मल हो जाए। तो इतना गहराई तक जुड़ा हुआ है हम लोगों के बीच में आहार, भोजन। दूसरी तरफ अपनी पसंद का भोजन खाकर बच्चा सुरक्षा का अनुभव करता है। बच्चे को जब आप उसका फेवरेट फूड देते हैं, उसको उसकी मनपसंद खाना खिलाते हैं तो उसको भी एक अच्छा फील होता है। उसको सिर्फ यही नहीं लगता कि सिर्फ मम्मा मुझे डांटती ही डांटती है ना। वो उस खाने से आपका प्यार बच्चे तक पहुंचता है ना, और वो अपने आप को सेफ फील करता है, आपके प्यार को समझता है ना। भोजन के अभाव में व्यक्ति स्वयं को अकेला व असहाय महसूस करता है ना। जब आपने कोई देखा होगा अकेले रहते हैं जो लोग, है ना, वो क्या करते हैं, अकेले रहते हैं, भाई इस तरह का जॉब है किसी की या कुछ भी है तो एक वो असहाय, है ना। कुछ लोगों को खाना बनाना आता है तो वो बना के खा लेते हैं, इतना ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं बना पाते हैं या फिर बच्चे हैं पढ़ने के लिए बाहर गए हैं, है ना, अभी तक तो उन्होंने मम्मा ने उनको हमेशा फेवरेट खिलाया है, जो उन्होंने बोला वो बना के दिया है। आज क्या हुआ है, आज पढ़ने की वजह से बच्चे बाहर गए हैं तो बच्चे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, मतलब वो फील करते हैं कि यार कितना अच्छा टाइम था, कितने अच्छे थे जब मदर के पास थे, पेरेंट्स के पास थे, कम से कम अच्छा खाना तो मिलता था। और वो इधर उधर घूमते हैं तो उस टाइम उन्हें वैल्यू दिखाई देती है उस भोजन की। तब तक तो शायद वो भी फील ना करे, वो भी महसूस ना करे, है ना। लेकिन जब उनको वो ढूंढना पड़ता है, जो उनके सामने उनके
मांगने से पहले जो उन्हें मिल जाता था, आज उन्हें क्या करना पड़ रहा है, वो ढूंढना पड़ रहा है। किसी ढाबे पे जाएंगे, किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे, कहीं से डब्बा लगवाएंगे, है ना, तब उन्हें किसकी वैल्यू पता चलती है, तब उन्हें भोजन की वैल्यू पता चलती है। और सही में वो उस टाइम अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। मानसिक संवेगों की निकासी का माध्यम भी कई बार भोजन ही बनता है ना। जैसे हम लोग स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर कुछ सोच लेते हैं दिन भर में, तो है ना, कई बार ही होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर खा के आते हैं, या फिर बाहर पिकनिक के लिए जाते हैं, आप घर में बनाए और बाहर खा के आए, तो इससे जो आपके दिन भर का या कुछ दिनों का जो आपके मन में स्ट्रेस इकट्ठा होता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं रिलीज हो जाता है। जब आप वापस आते हैं पिकनिक से, तो एक उल्लास आपके अंदर, आपके फेस पर दिखाई होता है, आप भरे होते हैं उससे। तो इस तरह से जो हमारे मानसिक संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं हमारे, उनकी निकासी यानी कि उनको बाहर निकालने का माध्यम भी कई बार भोजन ही बनता है। जैसे हम अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए भोजन से इनकार, या अकेलेपन में थोड़ी थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाना, बच्चों को दंड या पुरस्कार पुरस्कार देने के लिए भोजन का कई बार प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब बच्चे को आप डांट देते हैं, मार देते हैं, तो उसको फिर प्यार करने के लिए भोजन, अच्छा उसका फेवरेट फूड देंगे। या फिर जब बच्चे ने कुछ अच्छा गेन किया है ना, क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आया है, या फिर वो किसी खेल प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है, अच्छा उसने स्कोर रिकॉर्ड किया है, तब भी आप उसको कहीं ना कहीं पुरस्कार के रूप में उसको कहते हैं कि चलो आज हम चॉकलेट तुम्हें खिलाएंगे, तुमने इतना अच्छा काम किया है। तो ये सब क्या है, एक भोजन के माध्यम ही है ना। आप कितना कुछ भोजन के माध्यम से करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपने। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। जी मैम। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब है हमारे फूड, अब डाइजेशन हमारा स्टार्ट हुआ है कि हमारा, जब हम भोजन लेते हैं, जो आहार हम लेते हैं, उसका पाचन कैसे होता है ना। चलिए, पाचन का, आहार का पाचन एवं अवशोषण। पाचन तंत्र द्वारा जटिल पोषक पदार्थों का अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को पाचन कहते हैं, है ना। पाचन तंत्र या आपका, यानी कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना। आगे आप पढ़ेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो डाइजेशन क्या होता है, पाचन क्या होता है, जो आपने भोजन लिया है ना, आपने जो भोजन इंटेक किया, ग्रहण किया, उसका अवशोषण, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उनका, जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है ना, पोषक तत्व, उनका एब्जॉर्प्शन यानी कि उनका अवशोषण, है ना, वेस्ट को बाहर निष्कासित करना, ये पूरी जो कंप्लीट साइकिल है, इसको ये पाचन कहलाती है, डाइजेशन कहते हैं इसको, है ना। आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। पाचन के, जी मैम। पाचन हेडिंग डाले डाइजेशन और उसके सामने लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा
भोजन को वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को सरल रासायनिक यौगिकों में मैम सरल रासायनिक यौगिकों में, यौगिक यानी कि कंपोनेंट्स, सरल रासायनिक यौगिकों में तोड़ा जाता है, कोमा जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है, और पोषक तत्वों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैम रिपीट। और पोषक तत्वों के रूप में इस्तेमाल यानी कि प्रयोग किया जा सकता है। या शरीर द्वारा समाप्त किया जा सकता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को सरल रासायनिक यौगिकों में तोड़ा जा सकता है, जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है और पोषक तत्वों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या शरीर द्वारा समाप्त किया जा सकता है। है ना। और एक सिंपल सी और लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, वह प्रक्रिया जो जटिल अणुओं को वह प्रक्रिया जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा इस मुक्त प्रक्रिया होती है। में ऊर्जा मुक्त होती है। मैडम सरल अणु में तोड़ जाती है तो हाँ, अभी दोबारा मैं आपको रिपीट करती हूँ। वह प्रक्रिया जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ती है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये सब क्या है? ये सब पाचन है, यानी कि जो आपने भोजन लिया, आपने जो खाना खाया, उसका एब्जॉर्प्शन और उसका निष्कासन, है ना, वेस्ट का बाहर निकालना, ये सारी जो प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस डाइजेशन कहलाता है। शरीर द्वारा समाप्त किया जाना मतलब इसको वेस्ट को निकालना हो गया। वेस्ट को बाहर निकाल दिया और वो भोजन जो था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, तो सब समाप्त हो गया ना। जी। चलिए, है ना। पाचन तंत्र द्वारा जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन है, और हमारा पाचन तंत्र इससे
यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न करता है ना। यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है ना, क्योंकि जब खाने का डाइजेशन होता है, जब खाना को पाचन होता है, तो हमारे शरीर में कितने जूसेस सीक्रेट होते हैं जो उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में ब्रेक करते हैं। तो ये सब क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक विधियों के द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। और डिटेल में देखते हैं। पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों यानी कि कंपोनेंट्स अणुओं में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके, है ना, ताकि वो हमारे ब्लड के द्वारा, है ना। अब जैसा खाना आपने खाया है ऐसा तो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करेगा ना। हमारा जो पाचन होता है वो हमारे मुख से ही, यानी कि जो मुख गुहा है यहीं से स्टार्ट हो जाता है ना। हमारे जो टीथ होते हैं, हमारी टंग से सेलिवरी जो सलाइवा जो रिलीज होता है, एक जूस रिलीज होता है, टीथ के द्वारा उसको छोटा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, बारीक किया जाता है, ठीक है। फिर उसको फेरिक्स के द्वारा, ग्रस नली के द्वारा स्टमक में पहुंचाया जाता है। यानी कि जैसा भोजन हम लेते हैं ऐसा अवशोषित नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड किस में से फ्लो कर रहा है, छोटी छोटी पाइप के जैसी संरचनाएं होती हैं ब्लड वेसल्स जो होती है ना। अब उसमें ये इतना मोटा खाना तो जाएगा नहीं, तो आप देखो कि उसको कितना महीन, यानी कि एक तरह से उसको लिक्विड बना दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है पाचन के द्वारा, तब जाके वो एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने को हमेशा चबा चबा कर खाओ, है ना, ताकि उसका पाचन बेहतर हो सके, है ना। वो यहीं से इमल्सिफाइड हो चुके हैं, वो यहीं से जब सलाइवा उसमें मिल जाए, जब लुब्रिकेंट्स की तरह वो फॉर्म में बन जाए, उसको पाचन, उसको निगलने में भी आसानी हो, और फिर उसको आगे जो जूसेस है उनको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, है ना। जब आप जो हमारे टीथ का कार्य है जब वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा तो आगे और बेहतर होगा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि भोजन को चबा के खाओ, चबा कर खाओ। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ताकि जब पाचन की क्रिया हो, जब वो अवशोषित किया जाए तो उसमें कठिनाई ना हो, वो आसानी से हमारे शरीर के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन हो पाए, अवशोषित हो जाए वो। स्तनपायी प्राणियों द्वारा भोजन को मुंह में लेकर उसे दांतों से चबाने के दौरान लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार में मौजूद रसायनों के साथ रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है ना। मैंने अभी बताया था कि जब जैसे ही हम बाइट लेते हैं, कोई ग्रास लेते हैं खाने का, उसको अपने मुंह में रखते हैं, तभी से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी जो लार में, हमारे टंग में जो स्रावी ग्रंथियां होती है जो लार का श्रावण करती है, उससे लार श्रावित होता है, ताकि वो एक तो वो भोजन को क्या करती है, लुब्रिकेंट्स फॉर्म में बना देती है ना, उसको इस तरह से बना देती है ताकि वो गटकना निगलना इजी हो जाए। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो हमारे मुख गुहा से, है ना, मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाती है सलाइवा के द्वारा। यह भोजन फिर ग्रास नली से होता हुआ उदर में जाता है, यानी कि हमारी ग्रास नली यानी कि फूड जो पाइप है इससे होते हुए कहाँ जाता है, उदर, यानी कि स्टमक में जाता है, जहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सर्वाधिक दूषित करने वाले सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म मानवों को मारकर भोजन के कुछ हिस्से का यांत्रिक विभाजन, जैसे प्रोटीन का विकृतीकरण यानी कि प्रोटीन को अलग करना, और कुछ हिस्से का रासायनिक परिवर्तन आरंभ करते हैं, है ना। कहाँ पे हुआ, मुख में हुआ, उसके बाद फिर उसको स्वेलो करके वो स्टमक में आया, स्टमक के बाद वो उसको जो प्रोटीन वाला पार्ट था वो उससे अलग कर दिया गया। स्टमक में क्या होता है, HCl होता है हमारा, जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने के साथ हमारे अंदर चले जाते हैं शरीर में, वो उनको किल कर देता है, वहीं पर उनको मार देता है।
कुछ हिस्सों का रासायनिक परिवर्तन आरंभ करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कम होता है, जो कि किण्वकों के लिए उत्तम होता है। कुछ समय आमतौर पर मनुष्यों में 1 या 2 घंटे और कुत्तों में यानी कि डॉग्स में 5 to 6 आवर्स और बिल्लियों में इससे कुछ कम अवधि के बाद भोजन के अवशेष यानी कि हमारे उदर में, हमारे स्टमक में कितनी देर हमारा भोजन रहता है? 1 से 2 घंटे तक का जो समय लगता है पाचन का, वो हमारे उदर का टाइम होता है। उदर उसको पचाने में 1 से 2 घंटा लगाता है ना। फिर ये एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे मनुष्यों में इतना टाइम लगता है, डॉग्स में 5 to 6 आवर्स और जो कैट्स होती है उनमें कम टाइम लगता है कुछ। इसके बाद भोजन के अवशेष है ना, जब छोटी आंत में जाते हैं, जितना पाचन हो गया मुख गुहा में हो गया, फिर हमारे स्टमक में हो गया, उदर में हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत से गुजरते हैं और मल त्याग के दौरान बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी कि जो वेस्ट होता है, जितना यूजफुल होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है शरीर के द्वारा, और बाकी जो वेस्ट होता है उसको मल और मूत्र के माध्यम से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। ठीक है। आमाशय श्रावण के चरण, अब ये पाचन के चरण बताए गए हैं आपको, जैसे कपालीय चरण, आमाशय चरण और आर्त चरण। इनको देखते हैं ये है क्या। कपालीय चरण, यह चरण आहार के उदर में प्रवेश करने से पहले होता है। ठीक है। और इसमें खाने और पाचन के लिए शरीर द्वारा की गई तैयारियां शामिल है। दृश्य और विचार, यानी कि जब आपके सामने भोजन आता है, उसको देखकर जो आपके रिएक्शंस होते हैं, है ना, यानी कि भोजन को ग्रहण करने से पहले की जो आपकी भावनाएं होती है, वो कपालीय, कपाल से इंक्लूड है हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन में। क्या आप देखकर कैसी सेंसेस आपके मन में आती है, क्या एकदम से फीलिंग्स आपके ब्रेन में आती है, ये वो चरण है, यानी कि भोजन को ग्रहण करने से पहले वाला चरण है ना। आपको देखा होगा, आप जब कोई स्पाइसी चीज आपके सामने आती है, समोसा आपके सामने आ जाए, गोलगप्पा आपके सामने आ जाए, या कोई फेवरेट मिठाई आपके सामने हो जाए, तो तुरंत आपका जो ब्रेन होता है एक्टिवेट हो जाता है ना। तो आपने खाया कुछ नहीं, लेकिन ब्रेन ने उसका टेस्ट ले लिया होता है ना, कि ये ऐसा होगा। तो ये हमारा कपालीय चरण हुआ, यानी कि जो हम विचार कर रहे हैं अपने खाने को देखकर। स्वाद और गंध के उद्दीपन को अधः श्वेतक और मेरु रज्जा में भेजा जाता है। ये सब सेंसेस है ना। कैसे, मतलब सिर्फ ब्रेन ने कैसे फंक्शन किया, एकदम सिर्फ खाने को देख के, है ना। इसके बाद उसे वेंगस तंत्रिका और एसिटाइल कोलाइन के श्रावण से गुजारा जाता है। इस चरण में आमाशय श्रावण अधिकतम दर का 40% तक बढ़ जाता है। उदर की अम्लीयता इस बिंदु पर आहार के द्वारा बफर नहीं की जा सकती। इस प्रकार सोमेटोस्टेटिन के डी सेल श्रावण के द्वारा भित्तीय अम्ल श्रावण और जी सेल गतिविधि रोकने का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा आमाशय चरण। इस चरण में 3 से 4 घंटे लगते हैं। यह उदर के फुलाव, उदर में आहार की मौजूदगी और पीएच की कमी द्वारा उद्दीप्त किया जाता है, यानी कि हमारी पीएच कितनी है। फुलाव से लंबी आंत्रपेशी अस्तर का प्रवर्तित क्रियाएं एक्टिवेट रहती है, सक्रिय रहती है ना। इसे एसिटाइल कोलाइन का श्रावण सक्रिय होता है, जिससे और अधिक आमाशय जूस का श्रावण होता है। ये जूस लिखा है, यूज नहीं है ये, इसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे ही प्रोटीन उदर में प्रवेश करता है तो वह हाइड्रोजन आयंस के साथ जुड़ जाता है। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि उदर में प्रोटीन अलग हो जाता है ना, और फिर उसके बाद वो आगे हमारी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, हमारा जो भोजन होता है। मनुष्य और अन्य स्तनधारियों में मस्तिष्क के सेरिब्रम की तंत्रिका ऊतक की बाहरी परत है, यानी कि जो ये
सेरेब्रम होता है, ये होता क्या है, ये सारा फंक्शन हमारे ब्रेन का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पाचन का, हमारा माउथ होता है, मुख गुहा में जो हम भोजन को लेते हैं उसको चबाते हैं और उसको एक लुब्रिकेंट फॉर्म में बना देते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारा मुख गुहा यानी कि माउथ कैविटी के अंदर होता है। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा स्टमक। स्टमक में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो फूड को और सिंपल छोटे अणुओं में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद भोजन आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब स्टमक से उदर से छोटी आंत में हमारा भोजन आता है तो उसमें बहुत सारे जूसेस आते हैं जैसे लीवर से। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। अब है आंत्र चरण यानी कि इंटेस्टाइन। इस चरण के दो भाग होते हैं, उद्दीपक और अवरोधक। आंशिक रूप से पचा हुआ आहार पाचन आंत्र में भर दिया जाता है, इससे आंत्रों को गैस्ट्रिन स्रावित करने के लिए ट्रिगर किया जाता है। यानी कि जब इंटेस्टाइन में भोजन आता है तो वहां पे उद्दीपक यानी कि एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है वहां की जो मसल्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, भोजन को देखकर कि इतना अवशोषित हो चुका है, अब वो अपना फंक्शन क्या करे। एंट्रोगैस्ट्रिक परावर्तित क्रिया वेगल नाभिक का अवरोधन करती है, संवेदी फाइबर सक्रिय करती है जिसके कारण पाइलोरिक इस स्वीकटर कस जाता है ताकि आहार प्रवेश न कर सके और स्थानीय परावर्तित किया जाता है। ये सब फंक्शन होता है, जैसे कि कोई भी चीज आई है ना, उसको देख के एक्टिवेट हो जाना, ट्रिगर, एक तरह से अलार्म बज जाना। अलार्म का आप समझ सकते हैं कि अब भोजन यहाँ आ गया है, यहाँ उसकी पाचन की क्रिया स्टार्ट होगी तो एक अलार्म बज जाता है, ट्रिगर हो जाता है। अब हमारा जैसे मैंने बताया फर्स्ट स्टेप पाचन का मुख द्वार यानी कि हमारी जो माउथ कैविटी है, मुख गुहा है, यहाँ से हमारा पाचन स्टार्ट होता है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या जूसेस होते हैं जो हमारे पाचन में हेल्प करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख द्वार यानी कि हमारे मुख में पाचन। मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया, डिस्कस किया, अभी थोड़ा सा डिटेल में है। मनुष्यों में पाचन क्रिया मुख द्वार से आरंभ होती है जहां पर आहार को चबाया जाता है, यानी कि जो आहार आपने भोजन लिया है उसको हमारे दांतों की दाढ़ की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में अणुओं में तोड़ा जाता है, चबाया जाता है। मुख द्वार में एक्सोक्रिन लार ग्रंथियों की 3 जोड़ियां होती है। मैंने अभी आपको सैलिवरी ग्लैंड बताया था, लेकिन अभी यहाँ डिटेल में बताया है कितनी ग्रंथियां होती है, 3 पेयर होते हैं। ठीक है, ये उनके नाम बताए गए हैं। द्वारा बड़ी मात्रा में, इनके द्वारा जो ये ग्रंथियां है इनके द्वारा बड़ी मात्रा में लार का श्रावण होता है, सिक्रेट करते हैं ये लार्ज क्वांटिटी लार की, स्लाइवा की, और उसे जीभ की मदद से चबाए गए भोजन में मिलाया जाता है। टीथ का फंक्शन चबाना भोजन को, और टंग का फंक्शन जो लार श्रावित हो रही है उसको, भोजन को उसमें कवर करना, उस लार को उससे लपेटना एक तरह से, ताकि वो लिक्विडिफाई हो जाए, लुब्रिकेंट्स फॉर्म में भर जाए और उसको निगलना आसान हो जाए। काम क्या होता है, गीला करना, गीला करना इसी को कहेंगे। दूसरी होती है गाढ़ा श्लेष्मिक श्रावण, और यह लुब्रिकेंट्स का काम करके भोजन के कणों को एक दूसरे से जोड़कर ग्रास बनाती है। लार मुख द्वार का को साफ करके भोजन को नम करती है। देखो लार का कितना बड़ा फंक्शन है, एक तो लुब्रिकेंट्स फॉर्म में बनाती है, चेंज करती है भोजन को, फिर जैसे ही भोजन अंदर गया फटाफट हमारे मुख गुहा को क्या कर देती है, क्लीन कर देती है, साफ कर देती है। हमें पता भी नहीं चलता। कभी सोचा है कि खाना हमने खाया और साफ कैसे हो जाता है? वो कौन करता है, वो हमारी टंग करती है ये सब काम, जो टंग से लार जो रिलीज होती है, साफ करके भोजन को नम कर देती है। और इसमें पाचक एंजाइम जैसे सेलेवरी एमाइलेज, जो वो स्लाइवा में बोल रही थी रिलीज होता है, उसको क्या कहते हैं,
लिख ले, आप नोट कर लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, उसको बोलते हैं सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज के द्वारा ही हमारा भोजन लुब्रिकेंट फॉर्म में बन जाता है, जो पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च का रासायनिक विभाजन करके, यानी कि जो हमारे भोजन में स्टार्च है उसको केमिकल रिएक्शंस द्वारा पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड, यानी कि एक चेन है जो बहुत सारे अणु है उनको दो दो अणुओं में विभाजित कर देती है और माल्टोज में बदलने में हेल्प करती है। इसमें श्लेष्मा भी होता है। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो भोजन को नम करके उसे ग्रास में बदलने में सहायक होता है। यानी कि सब जो रोल बताया गया है और नाम बताए गए हैं हमारे सेलेवरी एमाइलेज के, सेलेवरी सलाइवा के बताए गए हैं, उनका फंक्शन बताया गया है, उनकी केमिकल रिएक्शंस बताई गई है। ठीक है कि माउथ में क्या क्या रिएक्शंस होती है। निगलने पर चबाया गया आहार, जब आपने उसको चबा लिया उसके बाद वो कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है और ओरोफेरिक्स और हाइपोफेरिक्स से गुजरता है। निगलने के तंत्र का समन्वय मेड्यूला यानी कि मेरु रज्जा में स्थित निगलने के केंद्र और संयोजक अंगों में किया जाता है। जब भोजन को ग्रास मुख में पीछे की ओर धकेल दिया जाता है तो यह परावर्तित क्रिया फेरिक्स में मौजूद स्पर्शग्राहियों द्वारा आरंभ की जाती है। ठीक है, यानी कि मुख में जितना पाचन हमारा होना था, अवशोषण होना था, ब्रेक होना था भोजन का, उसके बाद हमारा भोजन कहाँ आता है, सेकंड स्टेप, सेकंड ऑर्गेन हमारी ग्रसनी में आता है, फेरिक्स में आता है। ठीक है, गलकोष गर्दन और गले, ये हमारा गले वाला हिस्सा है जो हमारे स्टमक और हमारे गले के बीच का हिस्सा होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो वॉइस बॉक्स होता है उसके ही तुरंत ठीक नीचे का हिस्सा होता है, ग्रास नली के ऊपर स्थित होता है। यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है, यानी कि ये हमारे श्वसन में भी हेल्प करता है और हमारे पाचन में भी हेल्प करता है, जो फेरिक्स होता है। चूंकि भोजन और वायु दोनों गलकोष से होकर जाते हैं, इसीलिए भोजन के निगले जाने पर संयोजी ऊतकों का एक पल्ला एपिग्लोटिस श्वास नली के ऊपर बंद हो जाता है, जिससे गला घुटने या श्वास रोधन को रोका जा सकता है। आपने कई बार देखा होगा जब आप खाना खाते हैं ब्रीदिंग आपकी चलती रहती है ना, आप नोज से इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा आप खाना खाते खाते जब कई बार बोल लेते हैं, है ना, तो ये बोलने के कारण आपको जो कहते हैं ना कि श्वास नली में भोजन अटक गया है, तो ये वही चीज हमें बताई गई है। क्योंकि जब भोजन फेरिक्स के द्वारा जा रहा है तो उसको थोड़ी कुछ समय के लिए, वो उसका फंक्शन है, वो एक लिड होती है उसको बंद कर देता है। लेकिन जब हम बोलते रहते हैं, है ना, वो अव्यवस्थित हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है और फूड पाइप के द्वारा भोजन कई बारी हमारी श्वास नली में आता है और तब हमें धसका आता है, तब हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। कई बारी पानी हम पी लेते हैं बहुत ज्यादा तो हमारे नोज से बाहर आ जाता है, खाना बाहर आता है, तो ये सब उसी का कारण होता है। मुख द्वार के ओरोफेरिक्स गलकोष का वह भाग होता है जो मुख द्वार के पीछे स्थित होता है और उसकी दीवार पर स्थिरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम की परत होती है। नेसोफेरिक्स नासिका द्वार के पीछे स्थित होता है और उसकी दीवार पर सिलिएटेड कॉलमनर स्टूडियो स्टेडिफाइड एपिथेलियम की परत होती है। ऊपर स्थित ओरोफेरिक्स की तरह हाइपोफेरिक्स भोजन और वायु के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है। उसकी दीवार पर स्थिरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम की परत होती है। यह सीधे खड़े एपिग्लोटिस के नीचे होती है और कंठ नली तक जाती है, जहां आवश्यक श्वास तंत्रीय और पाचन तंत्रीय मार्ग विभाजित होते हैं। इस बिंदु पर स्वर ग्रसनी ग्रास नली के साथ चलती है। निगलते समय भोजन को प्राथमिकता दी जाती है और वायु मार्ग अस्थायी रूप से
बंद कर दिया जाता है ना, सिर्फ कुछ देर के लिए, है ना। ये फंक्शन कितनी जल्दी जल्दी होता रहता है, आप फील कर सकते हैं ना, आपका श्वास रुकता है और आप भोजन भी करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, छोटे छोटे हमारा जो शरीर है, ऑर्गन है, कितने बड़े बड़े, कितने महत्वपूर्ण रोल है ना। इसलिए कहते हैं कि अपने और अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, हमेशा खुद से प्यार करना चाहिए अपने शरीर से। नेक्स्ट है हमारा ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस, फूड पाइप। ग्रास नली लगभग, इसकी लेंथ बताई गई है 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, नैरो होती है और पेशीय श्लेष्मक ग्रंथियों यानी कि लंबी और संकर स्ट्रक्चर होता है हमारी ग्रास नली का, फूड पाइप का। युक्त स्तरीकृत स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा रेखांकित सीधी ट्यूब होती है जो मुख के पीछे गलकोष से आरंभ होती है और सीने से थोरेसिक डायाफ्राम से गुजरती है और उदर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रास नली की दीवार महीन मांसपेशियों की 2 परतों की बनी होती है, जो मसल्स से बनी होती है हमारी फूड पाइप, वो कैसी होती है, बहुत छोटी पतली लेयर होती है मसल्स की, उसके द्वारा वो मैन्युफैक्चर्ड होती है, बनी होती है, जो ग्रास नली से बाहर तक एक सतत परत बनाती है और लंबे समय तक धीरे धीरे संकुचित होती रहती है। जब ये संकुचित होती है तभी हमारा भोजन धीरे धीरे नीचे जाता है, अदरवाइज क्या होगा, अगर इसमें संकुचन नहीं होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, तो भोजन सीधे ही नहीं चला जाएगा, जो लिया वो सीधा पहुंच गया। इसमें इसीलिए संकुचन होता है ताकि धीरे धीरे हमारे भोजन को नीचे लेकर जाया जा सके, है ना। नहीं तो खाया मुंह से और फूड पाइप के द्वारा, भाई ये तो एक पाइप है, एक तरह से कहो एक नाली है ना, वाटर पाइप है ग्रास नली, हमारा खाना डायरेक्ट हमारे स्टमक में चला जाए। लेकिन इसका भी अपना एक फंक्शन है, संकुचन का कार्य करती है ताकि थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे भोजन उदर में जाए, ठीक है। ग्रास नली से भोजन को गुजरने में केवल 7 सेकंड लगते हैं और इस दौरान पाचन क्रिया नहीं होती। यानी कि जब ग्रास नली से भोजन, इसोफेगस से हमारा भोजन गुजरता है, उदर में जाता है, तो ये 7 सेकंड्स लगती है और तब उस टाइम कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ना कोई जूसेस या कोई रस, पाचक रस का श्रावण होता है। सिर्फ उसका काम क्या होता है, भोजन को फेरिक से सीधे उदर में पहुंचाने का कार्य होता है। अब नेक्स्ट है हमारा उदर यानी कि स्टमक। उदर एक छोटी अंग्रेजी के जे अक्षर के आकार की थैली है। जो हमारा स्टमक है उसकी संरचना कैसी होती है, जो लेटर होता है इंग्लिश का जे, उसके जैसी संरचना होती है हमारे स्टमक की, जिसकी दीवारें मोटी होती है यानी कि थिक होती है और लचीली मांसपेशियों की बनी होती है, यानी कि जो उसकी जो मसल्स होती है वो उसमें इलास्टिसिटी होती है, जो भोजन का भंडारण करती है और उसे छोटे छोटे कणों में बदलने में हेल्प करती है, मदद करती है। भोजन यदि छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाए तो छोटी आंत में उसका पूरी तरह पाचन होने की संभावना अधिक होती है ना। यानी कि जब उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित कर दिया जाए, छोटे यानी कि छोटी आंत में पहुंचने से पहले वो इतना महीन हो पाए, एक तरह से जूस की फॉर्म में आ जाए, ताकि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको इजी रहे, आसानी हो जाए उसको पचाने में, है ना। उदर में होने वाला मंथन मुंह में आरंभ हुई भोजन के विभाजन की प्रक्रिया में सहायक होता है। यानी कि जो हमने भोजन मुख गुहा में लिया था, मैंने अभी बताया था कि उसको इतना चबाया जाए, छोटा किया जाए टुकड़ों में एकदम से, उसको यहीं पे बिल्कुल महीन, कहते हैं ना कि पानी को ऐसे पियो जैसे आप भोजन कर रहे हैं, घूट घूट करके। कभी भी पानी को भी ऐसे नहीं पीना चाहिए कि आपने मुंह में भरा और पानी पी गए, है ना, क्योंकि
हर चीज को पाचन में टाइम लगता है, और भोजन को कहा जाता है कि ऐसे खाया जाए जैसे आप पानी पीते हैं, इतना धीरे चबा चबा के उसको खाया जाए पूरी, ताकि उसमें पूरा लार मिक्स हो जाए और वो अच्छे से हमारी शरीर के द्वारा अवशोषित हो सके, उसका पाचन हो सके। ठीक है। उदर में होने वाला मंथन मुंह में हुई आरंभ हुई भोजन के विभाजन की प्रक्रिया में सहायक होता है। जुगाली करने वाले चतुष्पदी प्राणी जैसे गाय भैंस जो रेशेदार पदार्थ हो मुख्य रूप से सेलुलोज को पचा सकते हैं, वे अग्रोदर और जुगाली का उपयोग करके इसके विभाजन को आगे बढ़ाते हैं। है ना। आप एक बात और नोटिस करें, मैं फाइबर रफेज का आपको बताती हूँ, है ना, कि रफेज हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, लेकिन उसको अवशोषित नहीं करता है फाइबर को, हमारा जो शरीर होता है उसका, उसको बाहर निष्कासित, इसीलिए कहते हैं वो क्लीनिंग का कार्य करता है, वो मल को मूत्र को लेकर बाहर निकल जाता है, उसका फंक्शन ही यही होता है। लेकिन जो गाय भैंस होते हैं वो उसको पचा सकती है ना, जैसे सेलुलोज को पचा सकते हैं, वे पदार्थों को अपने सारे पाचन तंत्र से 2 बार गुजारते हैं। अधिकतर पक्षी छोटे कंकड़ खाकर अपनी पोषणी में होने वाली यांत्रिकीय प्रक्रिया में सहायता करते हैं। ये थोड़ा एग्जांपल आपको बर्ड्स का और एनिमल्स का दिया, जैसे गाय भैंस है ना, यानी कि उनका कैसे डिफरेंस होता है हमारे। भोजन उदर स्थित हृदय द्वार से उदर में आता है, जहां उसे और अधिक छोटे कणों में तोड़ा जाता है और प्रोटीन के विभाजन के लिए गैस्ट्रिक अम्ल, पेप्सिन, अन्य पाचक एंजाइमों के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है। देखो अब क्या हुआ, भोजन को और भी अधिक छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है। आज की क्लास के बाद आप जरूर खाना खाते टाइम ये चीज आपको याद आएगी कि हमें भोजन बहुत चबा चबा के खाना है ना, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया, आपको इसकी वैल्यू पता चल गई है, कितनी वैल्यू है भोजन को चबा चबा कर खाने की। उदर के एंजाइम्स का एक अनुकूलतम बिंदु भी होता है, अर्थात वे किसी खास पीएच पर फंक्शन करते हैं। एक खास पीएच और एक टेम्परेचर होता है। एसिड स्वयं भोजन को चूर्ण में नहीं बदलता, वह केवल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया के लिए अनुकूलतम पीएच उपलब्ध कराता है और भोजन के साथ भीतर आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। ठीक है। वह प्रोटीन को विकृत भी कर सकता है, यानी कि उसका विभाजन कर सकता है। यह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स को घटाने और नमक सेतुओं को भंग करने की प्रक्रिया है, जो द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ प्रोटीन संरचना की क्षति का कारण बनती है। उदर की भी भित्तीय कोशिकाएं एक ग्लाइकोप्रोटीन भी स्रावित करती है, जिसे इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है, जो विटामिन B12 के अवशोषण को सक्षम बनाता है। B12 का अवशोषण भी बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में, है ना। B12 से क्या होता है, B12 जो होता है विटामिन B12, है ना, इसलिए जरूरी होता है कि ये हमारे जो रक्त में, हमारे ब्लड में जो आरबीसीज होती है ना, जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है, उनका फॉर्मेशन, उनका फॉर्मेशन करता है, उनको बढ़ाता है, उनकी क्वांटिटी बढ़ाता है, नंबर्स ऑफ आरबीसीज की। यदि हमारे भोजन में भरपूर मात्रा में B12 है, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है, तो ये आरबीसीज बढ़ेगी, जिससे हमारे शरीर में आयरन का भी कमी नहीं होगा, आयरन बैलेंस रहेगा। और यदि हमारे भोजन में B12 की डेफिशिएंसी होती है, तो उससे क्या होता है, आरबीसीज कम बनने लगती है। बनने में मतलब मनुष्य में ब्लड तो कम होगा ही होगा, साथ में उसको अनेक रोग भी उसको अटैक करने लग जाते हैं उसके शरीर पर। तो इसलिए, और B12 अवशोषण में इसीलिए हेल्प करता है क्योंकि वो आरबीसीज का निर्माण करता है। अन्य छोटे कण जैसे अल्कोहल उदर में
अवशोषित कर लिए जाते हैं और वे उदर की झिल्ली से गुजरते हुए सीधे रक्तवाही तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड सिस्टम होता है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अब प्रवेश कर जाते हैं। उदर में भोजन अर्ध द्रव्य स्वरूप में होता है, जो पूर्ण होने पर काइम के नाम से जाना जाता है। जो मैं आपको लुब्रिकेंट्स फॉर्म जिसका मैंने आपको बताया है, काइम उसी को बोलते हैं। यानी कि वो इतना लिसलिसा, इतना चिपचिपा हो जाता है कि उसका अवशोषण आसान हो जाता है। अन्न नली का अनुप्रस्थ भाग उदर के भीतर 4 स्पष्ट और सुविकसित परतों को उजागर करता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मीजोथेलिया। ये कल डिस्कस करेंगे। ये सारा हमारा स्टमक का ही पार्ट है। आई होप आपको काफी कुछ क्लियर होगा अपना माउथ का भी और स्टमक का भी, कैसे पाचन हमारा मुख से स्टार्ट होके और उधर में होता है। फिर कल छोटी आंत और बड़ी आंत को डिस्कस करेंगे। चलिए, कोई किसी का क्वेश्चन है, डाउट है तो मुझे बताएं। मैम हाँ, कल मैं रोज बोलती हूँ लास्ट में क्लास के क्वेश्चन देके जाए मुझे और आते ही उसको डिस्कस करें। बताइए शकुंतला जी, फटाफट बताएं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी रहती है ना, फिर इतना टाइम मैम नहीं होता है। ये जो आपने बताया अभी कि इसमें मुख्य द्वार में इसमें दिया हुआ है कि बड़ी मात्रा में निकलता है लिक्विड लार, तो दिन यहाँ लीटर दिया है और दिन दिया है, तो क्या 1.5 लीटर करीब निकलता है प्रत्येक दिन? अच्छा अच्छा, हाँ जी ठीक है। ये इसमें लिखा है, इसको कल मैं जब कल क्लास में, नेक्स्ट क्लास में इसी को डिस्कस करेंगे, जी। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, मैम पीएच क्या होता है? पीएच मैं कल आपको बताऊंगी। पीएच हमारा जो पीएच बैलेंस करता है, अम्लीय और क्षारीय 2 तरह का होता है ना। जी ठीक है, उसको कल डिस्कस करेंगे, पीएच को भी, ठीक है। फिर सर बोलते हैं नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। ओके ओम और शांति का उच्चारण करेंगे कल। आपके दोनों क्वेश्चन को क्लास में स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे। जी। मैडम चलिए, हाँ मैडम जी, का जो पढ़ा था स्थूल पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में तफात। डिफरेंस, हाँ, ठीक है, ओके, कर लेंगे इसको भी। ओके मैडम। ये शायद मैंने कल डिस्कस किया था ना। हम्म। हाँ कोई बात नहीं, इसको भी लेते हैं। वैसे बताया था मैंने कल भी। कल आपके तीनों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ओम और शांति का उच्चारण करते हैं। लंबी गहरी श्वास लें, 3 बार ओम और शांति का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। चलिए, प्रणाम सभी को, जय श्री कृष्णा। अभी आप राधे कर राधे मैम। सकते हैं। राधे राधे। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे मैम, शुभ रात्रि। राधे राधे, शुभ रात्रि। प्रणाम। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। आप इतने ध्यान से अच्छे से मुझे सुनते हैं, थैंक यू। कल मिलते हैं। क्यों मैम? हेलो एवरीवन। हेलो बोलिए। हाँ, स्वाति मैम ने कहा था ग्रुप बनाने के लिए, तो हम लोगों ने कोई किसी ने उसको फॉलो नहीं किया। ग्रुप बना के हम लोग अपना कुछ अलग से अलग टाइम में कुछ कर सकते हैं। तो कोई तैयार हो रहा है इसके लिए? हाँ, हम डिस्कशन भी कर सकते हैं। हाँ, तो कोई लोग ग्रुप बनाओ, फिर उसके हाँ एक टाइम रखो, उस समय हम लोग बात करते हैं आपस में।
ठीक है, ग्रुप में एक टाइम बना लीजिए हाँ और आप लोग उसमें प्रैक्टिकल क्लास में तो हो ना आप लोग? प्रैक्टिकल में अभी मैं 2-4 दिन से नहीं थी और अच्छा सारे बाकी सारे होंगे। हाँ, अभी जो सैटरडे संडे जो क्लास नहीं होगी तो उसको हम लोग अपना प्रैक्टिकल करें तो ज्यादा सही रहेगा, नॉलेज ठीक है बढ़ेगी, है नॉलेज बढ़ेगी हम लोग की। जी शकुंतला मैम। जी जी आप ठीक कह रहे हैं। इस टाइम पर हम रखेंगे। जैसे कि सुबह हम लोग 6:30 से क्लास करते हैं, सैटरडे संडे को हम लोग 7 बजे कर दें,